आज हम बात करेंगे मैकियावली की। किसकी? मैकियावेली की। ध्यान दीजिएगा, सबसे महत्वपूर्ण विचार है कहिए। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ कुछ सामान्य जानकारी देना चाहता हूँ कि वास्तविक रूप में मध्य युग के अंतर्गत जिस धार्मिक सिद्धांत का प्रभुत्व था, जिस पवित्र रोमन साम्राज्य का प्रभुत्व था, वास्तविक रूप में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से धीरे धीरे इनका पतन हो रहा था। क्या? धीरे धीरे इनका पतन हो रहा था। वास्तविक रूप में धार्मिक प्रभुत्व के स्थान पर राष्ट्र राज्य के संगठन का प्रादुर्भाव हो रहा था। राजनीति के अंतर्गत वास्तविक रूप में धार्मिक मान्यताओं के स्थान पर वैज्ञानिक तथ्यों को बल दिया जा रहा था। इसी के साथ में राजनीति के अंतर्गत मानवता को ही प्रबल महत्व दिया जा रहा था। इसी के साथ में हम कहेंगे कि वास्तविक रूप में मध्य युग के अंतर्गत व्यक्ति जिस स्थिति से अर्थात धार्मिक मान्यताओं से बंधा हुआ था, उन सभी से धीरे धीरे व्यक्ति उभर रहा था और व्यक्ति में चेतना आ गई थी कि क्यों ना हम स्वयं ही सोच समझकर हमारे लिए अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण करें। और इसके अंतर्गत हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में संत थॉमस एक्विनास ने जब अरस्तु के विवेक को स्वीकार किया कि बुद्धि से सत्य का पता लगाया जा सकता है, तो वास्तविक रूप में यही बात मैकियावेली के विचारों के रूप में पूर्ण रूप में अभिव्यक्त होती है। अब हम बात करते हैं मैकियावेली के बात संदर्भ में। ध्यान दें क्या कि सबसे पहले तो एक मैक्सी नाम के विद्वान हैं, वो क्या कह रहे हैं इनके बारे में कि मैकियावेली सबसे पहला आधुनिक चिंतक है। मतलब मैक्सी क्या करें इनको कि सबसे पहला आधुनिक चिंतक कहा है। किसको? मैकियावेली को। एग्जाम दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में एक विद्वान है गैटेल। क्या? गैटेल क्या कह रहे हैं कि आधुनिक राज दर्शन का जनक है ये। मतलब है मैकियावेली को आधुनिक राज दर्शन का जनक कहा है। किसने? गैटेल ने। फिर दोहरा रहा हूं, आधुनिक राज दर्शन का जनक मैकियावेली किसने कहा है? गैटेल ने। एक कोटेशन और है, जॉन्स नाम की विद्वान है, वो क्या कह रहे हैं कि अपने समय का उत्कृष्टतम निचोड़ है ये। कौन? मैकियावेली। क्या? अपने समय का उत्कृष्टतम निचोड़ है। देखो मूल बात यहाँ ये आ रही है कि वास्तविक रूप में मैकियावेली के द्वारा चूंकि अनुभवमूलक पद्धति को अपनाया गया था, अर्थात वास्तविक रूप में मैकियावेली के द्वारा मध्य युग की सभी मान्यताओं को ठुकरा दिया गया था। इसलिए हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में मैकियावेली ने धर्म और राजनीति को अलग अलग कर दिया था, अर्थात धर्म, नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण कर दिया था। मतलब राजनीति से धर्म और नैतिकता को बिल्कुल अलग कर दिया था। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ तो हम आपको कुछ सामान्य बातें बताने जा रहे हैं। ध्यान दें, इसके बाद में ये बात सबसे महत्वपूर्ण है, मैकियावेली का जन्म कब हुआ था? 1469 में। कहाँ? नगर फ्लोरेंस में। कहाँ पर? ये इटली में। तो मैकियावेली कहाँ के? इटली के हैं। जन्म कब है? फ्लोरेंस में। कहाँ? फ्लोरेंस में, जो कि वास्तविक रूप में पुनर्जागरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कौन सा नगर? फ्लोरेंस। अब इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं भी है जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में जो सामान्य राजनीति के अंतर्गत रुचि रखते हैं या व्यवहारिक राजनीति में रुचि रखते हैं, जो सामान्य पाठक है, उनको किसी न किसी रूप में इन किताबों का अध्ययन करना चाहिए। इनकी एक रचना क्या है? प्रिंस, सबसे महत्वपूर्ण है। प्रिंस निरपति राजा। और दूसरी क्या है? एक्ट ऑफ वार। तीसरी क्या है? डिस्कोर्सेज ऑन लिवी, लिवी पर वार्ता। तो कहने का भावार्थ ये, इसकी दो किताबें सबसे महत्वपूर्ण, प्रिंस और डिस्कोर्सेज ऑन लिवी। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं बिंदु के आधार पर। सबसे पहली बात लेंगे हम कि मैकियावेली की अध्ययन पद्धति क्या है। देखो ये विशेषकर विद्यार्थियों की इनकी जानकारी नहीं होती है और किसी न किसी रूप में गलती की जाती है। और मैं जो सामान्य पाठक हैं, व्यवहारिक राजनीति में रुचि रखने वाले हैं, उनसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि चाहे हम
किसी भी विचारक विशेष के विचारों को समझें, सबसे पहले हमें मालूम होना ही चाहिए कि उनकी अध्ययन की पद्धति क्या है। तो मैकियावेली की पद्धति क्या है, ध्यान देंगे। अध्ययन की पद्धति क्या है इनकी, अनुभव मूलक पद्धति। मूलतः क्या है, अनुभव मूलक पद्धति। मतलब इन्होंने ऐतिहासिक पद्धति, पर्यवेक्षणात्मक पद्धति इत्यादि के ऊपर बल दिया है। तो हम यदि हम एक ही जगह इसको स्थान दें तो हम कहेंगे कि मैकियावेली पद्धति क्या है, अनुभूति मूलक पद्धति। क्या है, अनुभूति मूलक पद्धति। वास्तविक रूप में अरस्तु के बाद में सबसे पहले अनुभूति मूलक पद्धति का प्रयोग मैकियावेली के द्वारा ही किया गया है, इसलिए इनको आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप में मध्य युग के अंतर्गत जो धार्मिक मान्यताएं थी, जो धार्मिक प्रभुत्व था, वह वास्तविक रूप में पूर्णतः दम तोड़ चुका था। और मैकियावेली ने साहस के साथ धर्म और नैतिकता को राजनीति से बिल्कुल पृथक कर दिया। अर्थात मैकियावेली स्पष्ट रूप में राजा को निर्देश दिया है अपनी पुस्तक द प्रिंस में। क्या दिया निर्देश, कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे। इसका मतलब यह है, क्योंकि मैकियावेली ने अपनी आंखों से देखा था कि वास्तविक रूप में उस समय न केवल इटली बल्कि यूरोप के अंतर्गत सच्चाई यह है कि शासक भी और जनता भी बिल्कुल भ्रष्ट थे, अवसरवादी थे, बेईमान थे। इसलिए यहाँ मैकियावेली राजा को भी सलाह दे रहे हैं कि जब सामान्य जनता ही भ्रष्ट है तो ऐसी स्थिति में राजा को भी भ्रष्ट हो जाना चाहिए। इसलिए हम ये कहेंगे कि वास्तविक रूप में मैकियावेली का मूल कहना यही है क्या, कि जो राजा है उसे तो सिर्फ राज्य की सुरक्षा करनी है, और वो सुरक्षा चाहे नैतिक अनैतिक जैसे भी साधनों से हो, उन सभी साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। गांधी जी की तरह ये साधन की पवित्रता की बात नहीं करते हैं, बल्कि साधन जो भी हो, लक्ष्य है राज्य की सुरक्षा करना, तो जो भी साधन है उसका प्रयोग किया जा सकता है। कौन करे, मैकियावेली। तो पद्धति की बात होगी। अब ध्यान दें, यहाँ वास्तविक रूप में विद्वान है सेबाइन का कहना है कि वास्तविक रूप में मैकियावेली के द्वारा ही सबसे पहले अर्थात आधुनिक समय में अनुभूति मूलक पद्धति का प्रयोग किया गया है। किसने कहा है, सेबाइन ने कहा है। अब दूसरा बिंदु लेते हैं, क्या, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि मैकियावेली एक युग शिशु के रूप में या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि के रूप में, अर्थात मैकियावेली को युग शिशु क्यों कहा जाता है या पुनर्जागरण का प्रतिनिधि क्यों कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला प्रश्न तो क्या बन रहा है कि युग शिशु की संज्ञा किसे दी जाती है, आपका आंसर होगा मैकियावेली को। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि किसे माना जाता है, मैकियावेली को माना जाता है। यहाँ पर दो कोटेशन है। डेनिंग क्या कह रहे हैं, डेनिंग कह रहे हैं कि मैकियावेली युग का शिशु है। कौन कह रहे हैं, डेनिंग क्या कह रहे हैं, मैकियावेली युग का शिशु है, ध्यान रखना है। और जॉन्स क्या कह रहे हैं कि वास्तविक रूप में मैकियावेली फ्लोरेंस और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है, और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है। कौन कह रहे हैं, जॉन्स कह रहे हैं। डेनिंग क्या कह रहे हैं, मैकियावेली युग का शिशु है। दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखनी है, सबसे महत्वपूर्ण बात। अब हम बात करेंगे कि भाई मैकियावेली युग का शिशु क्यों कहा जाता है, समझिए। देखो, चाहे प्लेटो हो, अरस्तु हो, एक्विनास हो, मार्सिलियो हो, ऑगस्टाइन हो, कोई भी विचारक क्यों ना हो, किसी न किसी रूप में अपने समय की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक परिस्थितियों से, परिवेश से अवश्य ही प्रभावित होता है। परंतु मैकियावेली वास्तविक रूप में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अर्थात अन्य कोई भी राजनीतिक विचारक अपने समय की परिस्थितियों से इतना प्रभावित नहीं हुआ जितना कि प्रभावित मैकियावेली हुआ है। कौन हुआ है, मैकियावेली हुआ है। और अपने समय की परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होने के कारण ही मैकियावेली को युग शिशु कहा जाता है। मतलब वास्तविक रूप में ये अपने समय से बहुत ज्यादा प्रभावित होते, अपने समय की परिस्थितियों से, अपने समय की समस्याओं से प्रभावित हुए, और उनके आधार पर ही इन्होंने अपने विचार दिए, उनके आधार पर ही समस्याओं के समाधान दिए। मतलब अपने समय से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कौन, मैकियावेली। पूरे राजनीतिक इतिहास को यदि हम पढ़ते हैं, राजनीतिक विचारों के इतिहास को हम पढ़ते हैं, तो मैकियावेली से ज्यादा कोई भी विचार प्रभावित नहीं हुआ। इसलिए मैकियावेली अपने समय से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, समय की परिस्थितियों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, इसलिए इसे युग शिशु कहा जाता है।
अब पुनर्जागरण के प्रतिनिधि क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में हम कहें कि जो पुनर्जागरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नगर वो तो कौन सा है? फ्लोरेंस। तो इसका मतलब ये है कि मध्य के अंतर्गत जो धार्मिक प्रभुत्व था, धार्मिक मान्यताएं थी, धीरे धीरे उनका लोप होता जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि हम परलोक की बातें क्यों करें, हम स्वर्ग लोक नरक लोक की बातें क्यों करें, सुख दुख। वास्तविक रूप में हम ये कहें कि परलोक के अंतर्गत यदि हम यह लोक में अच्छे कर्म करेंगे तो परलोक में हमें सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ पर वास्तविक रूप में मैकियावेली का कहना है कि हम तो केवल ये लोक की बात करेंगे, इस लोक के अंतर्गत ही व्यक्ति को ऐसी समाज व्यवस्था, राज व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि हम ठीक से, आनंद से, प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। तो कहने का भावार्थ यह है कि वास्तविक रूप में अरस्तु के द्वारा जो विचार दिए गए हैं, इसी के साथ में यूनानी अर्थात प्लेटो का भी नाम हम ले सकते हैं, इसी के साथ में रोमन विचारक जो थे उनके द्वारा भी जो विचार दिए गए हैं, उन सभी को किसी न किसी रूप में इनके द्वारा स्वीकार किया गया। मूल भावार्थ यही है कि ये धार्मिक प्रभुत्व को ठुकरा रहे हैं और वैज्ञानिक तथ्यों को स्वीकार कर रहे हैं। अर्थात इनका कहना ही है कि आस्था, विश्वास और श्रद्धा के सहारे ही व्यक्ति ठीक से जीवन नहीं जी सकता, बल्कि व्यक्ति विवेक के द्वारा, किसके द्वारा? विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा अपनी परिस्थितियों में सुधार कर सकता है। तो कहने का भावार्थ यह है कि यहाँ वास्तविक रूप में विवेक का, बुद्धि का पुनः प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे पुनर्जागरण की संज्ञा दी जा रही है। मतलब धार्मिक मान्यताओं को ठुकराया जा रहा है और अरस्तु के द्वारा जिस विवेक की बात की गई थी उस विवेक को स्वीकार किया जा रहा है, इसलिए इसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। ये सामान्य बात है। अब वो कौन सी बातें हैं जिनके कारण इसे युग शिशु कहा जाता है, इसको हम बिंदु के आधार पर स्पष्ट कर सकते हैं। वैसे मैंने सामान्य बातें आपको बता दी हैं, अब बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं कि कौन कौन सी बातें हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं, वो कौन कौन से निचोड़ हैं जिसके आधार पर हम ये कहें कि मैकियावेली युग शिशु है। क्या? अपने समय का शिशु है, अपनी परिस्थितियों का शिशु है, अर्थात अपने समय की परिस्थितियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो पहला क्या है? पुनर्जागरण आंदोलन। तो सबसे पहला जो प्रभाव इनके ऊपर पड़ा है वो तो पुनर्जागरण आंदोलन का पड़ा है। क्यों? क्योंकि वास्तविक रूप में उस समय जो परिषदीय आंदोलन थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रहे थे और पुनर्जागरण आंदोलन के अंतर्गत वास्तविक रूप में ये बात आ रही थी क्या कि जो धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक प्रभुत्व है उसको स्थान नहीं दिया जाना चाहिए और वास्तविक रूप में यहाँ परलोक के स्थान पर यह लोक की बातें की जानी चाहिए। अर्थात वास्तविक रूप में राष्ट्र राज्य का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था, पवित्र रोमन साम्राज्य का धीरे धीरे प्रभाव समाप्त होता जा रहा था। हम ये कहेंगे कि विवेक को पुनः मान्यता दी जा रही थी। तो सबसे पहला तत्व ये होगा क्या? पुनर्जागरण आंदोलन। दूसरा क्या है? शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो रही थी उस समय। क्या? शक्तिशाली निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हो रही थी। तो कहने का भावार्थ यह है कि वास्तविक रूप में उस समय मैकियावेली ने देखा कि यूरोप के अंतर्गत, फ्रांस के अंतर्गत वास्तविक रूप में शक्तिशाली राजाओं का शासन स्थापित हो रहा था और इसी बात को स्वीकार करते मैकियावेली ने भी निरंकुश राजा का ही समर्थन किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मध्य युग के अंतर्गत जिस धार्मिक प्रभुता की बात की जा रही थी, जिस पोप की प्रभुता की बात की जा रही थी, जैसा कि संत थॉमस एक्विनास ने भी कहा है कि राज सत्ता का अंतिम स्रोत कौन होता है? पोप होता है। तो उन सब बातों को ठुकरा दिया गया और निरंकुश राजा की बातें की गई, क्योंकि उस समय वास्तविक रूप में बहुत ज्यादा इस बात के ऊपर बल दिया जा रहा था। तो मैकियावेली ने भी इस बात को स्वीकार किया। इसका मतलब इसका प्रभाव मैकियावेली के ऊपर पड़ा है। तीसरा क्या है? इटली का राजनीतिक विभाजन और उसकी दुर्दशा। ध्यान दें, वास्तविक रूप में अपने का शिशु क्यों है? क्योंकि इनके सामने इटली 5 भागों में बटा हुआ था। नेपल्स राज्य, मिलान का राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य, फ्लोरेंस। पुनः दोहरा रहा हूं, नेपल्स राज्य, मिलान का राज्य, रोमन चर्च का क्षेत्र, वेनिस गणराज्य, फ्लोरेंस। तो 5 टुकड़ों में बटा हुआ था। तो मैकियावेली ने देखा कि वास्तविक रूप में फ्रांस जैसे राज्यों के अंतर्गत जब वास्तविक रूप में राष्ट्रीयकरण हो गया है
वहाँ राष्ट्र राज्य पूर्ण रूप में संगठित हैं, इसलिए यह अन्य राज्यों को किसी न किसी रूप में पराजित कर देते हैं। तो क्यों ना इटली का भी एकीकरण कर लिया जाए, जिससे कि बाहरी आक्रमण से सुरक्षा हो सके। तो इसका मतलब वास्तविक रूप में उस समय इटली की जो विभाजन था और इसी के साथ में उसकी जो दुर्दशा थी, इस दुर्दशा को दूर करने के लिए मैकियावेली ने ये विचार किया कि जैसे अन्य राज्यों के अंतर्गत एकता कर ली गई है, वैसे ही इटली के अंतर्गत एकता हो जाए तो हम भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। तो वास्तविक रूप में उस समय इटली का जो विभाजन था उससे भी मैकियावेली प्रभावित होते हैं और वास्तविक रूप में इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते ही उन्होंने अपनी रचना द प्रिंस लिखी थी और इसमें बताया था कि राजा को किस समय कौन कौन से साधनों का, युक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो यह भी उनके समय का प्रभाव है। अगला क्या है, इटालियन समाज की दुर्दशा। क्या? इटालियन समाज की दुर्दशा। देखो उस समय वास्तविक रूप में इटली के अंतर्गत सभी व्यक्ति अवसरवादी थे। कहने का भावार्थ ये कि वास्तविक रूप में उस समय स्थिति ये थी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकता था। पूरी समाज व्यवस्था ही चरमराई हुई थी। सभी व्यक्ति अवसरवादी थे। वास्तविक रूप में सभी व्यक्ति स्वभाव से बहुत ज्यादा स्वार्थी थे। वो केवल अपने स्वार्थियों को परिबल देते थे। इसलिए ऐसी स्थिति के अंतर्गत मैकियावेली ने अपने विचार प्रकट किए कि वास्तविक रूप में शक्तिशाली राजा होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक एक शक्तिशाली राजा नहीं होगा तब तक वास्तविक रूप में इस दुर्दशा को दूर नहीं किया जा सकता। तो समाज की जो दुर्दशा थी, क्या समाज की जो दुर्दशा थी, इससे भी मैकियावेली प्रभावित हुए हैं और इसलिए इन्होंने एक शक्तिशाली राजा की सलाह दी है। वैसे यहाँ पर वास्तविक रूप में मैकियावेली एक बात तो अवश्य कहना चाह रहे हैं कि शासन प्रणाली वास्तविक रूप में इस बात के ऊपर निर्भर करती है कि व्यक्तियों का चरित्र कैसा है। अगर व्यक्ति चरित्रवान है तो वहां पर गणतंत्र की स्थापना की जा सकती है, लेकिन यदि व्यक्ति चरित्रवान नहीं है तो वहां पर राजतंत्र होना चाहिए। तो वास्तविक रूप में इटली के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं था। व्यक्ति चरित्रवान नहीं थे, अवसरवादी थे, धोखेबाज थे, छली कपटी थे। इसलिए इन्होंने निरंकुश राजा की शासन की बात की। इसी कारण इन्होंने अपनी पुस्तक द प्रिंस लिखी है। अगला क्या है भाई, जिससे प्रभावित हुए? धर्म और नैतिकता। क्या? धर्म और नैतिकता। ध्यान दें, वास्तविक रूप में इटली के अंतर्गत जो शासक थे, शासक किसी भी रूप में धर्म और नैतिकता को नहीं मान रहे थे। सामान्य जनता भी धर्म और नैतिकता का पालन नहीं कर रही थी। इसलिए वास्तविक रूप में इन्होंने फिर क्या कहा कि जब राजा के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाए तो फिर जो मूल्य हैं, मूल्यों को एक तरफ रखा जाए। अर्थात धर्म और नैतिकता को मैकियावेली ने राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया और ये कहा कि राजा को तो राज्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदा आदरणीय ही समझे जाएंगे। अर्थात मैकियावेली अपने समय की परिस्थिति से प्रभावित होकर इटली के अंतर्गत वास्तविक रूप में शासकों के व्यवहार को देख करके, जनता के व्यवहार को देख करके, अन्य देशों के अंतर्गत शासकों के व्यवहार को देख करके निष्कर्ष निकाला कि वास्तविक रूप में शासक को धर्म और नैतिकता से पृथक रहना ही चाहिए, तो ही वह अपने राज्य का विकास कर सकता है, अपने राज्य में एकजुटता स्थापित कर सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं हो सकेगा। और अंतिम जो प्रभावित हो रहे हो किससे हो रहे हैं? मानव स्वभाव संबंधी धारणा। देखो वास्तविक रूप में मैकियावेली ने इटली के अंतर्गत भी देखा, अन्य देशों के अंतर्गत भी शासकों को देखा कि वास्तविक रूप में शासक केवल अपने स्वार्थों पर ही ध्यान देते हैं, जनहित का विशेषकर ध्यान नहीं रखते हैं। इन्होंने इटली में भी देखा कि वास्तविक रूप में सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं। इसलिए इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि व्यक्ति स्वभाव से बहुत ज्यादा स्वार्थी होता है, इसमें पशुओं जैसी खोखार प्रवृत्ति पाई जाती है, यह अवसरवादी होता है। इसलिए इसकी खोखार प्रवृत्ति को दबाने के लिए, अवसरवादिता को दबाने के लिए, स्वार्थी प्रवृत्ति को दबाने के लिए, क्या स्वार्थी प्रवृत्ति को दबाने के लिए निरंकुश राजा होना ही चाहिए। तो कहने का भावार्थ यह कि उस समय वास्तविक रूप में जब मैकियावेली ने देखा, विशेषकर फ्रांस के अंतर्गत और स्वयं इटली के अंतर्गत भी, कि सभी व्यक्ति स्वभाव से बड़े स्वार्थी हैं, तो इससे भी इन्होंने निचोड़ निकाला। क्या निचोड़ निकाला? कि वास्तविक रूप में एक शक्तिशाली राजा का होना अति आवश्यक होता है। तो ये कुछ बातें थी जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में मैकियावेली युग शिशु के रूप में है या पुनर्जागरण के प्रतिनिधि के रूप में है। पुनः दोहरा रहा हूं मैं आपको, क्या कि युग शिशु की संज्ञा किसे दी जाती है? मैकियावेली को दी जाती है। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? मैकियावेली को कहा जाता है। डैनिंग ने इसे क्या कहा है? युग शिशु कहा है। जॉन्स ने क्या कहा है? फ्लोरेंस और पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कहा है। और आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कौन है? मैकियावेली है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगली वीडियो के अंतर्गत हम मैकियावेली के धर्म और
नैतिकता का जो राजनीति से पृथक्करण किया है, इसकी अलग से वीडियो बनाएंगे। इसी के साथ में मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक क्यों कहा जाता है, इसके अलग से वीडियो बनाएंगे। मैकियावेली के राजनीतिक विचार क्या है, इसकी भी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हम मैकियावेली के कोई भी जो विचार हैं उनको छोड़ेंगे नहीं। इनके हम ये कहें द प्रिंस और डिस्कोर्सेज ऑन लिविंग के अंतर्गत जो भी विचार हैं, उन सभी विचारों को हम ठीक से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया मैकियावेली का सामान्य परिचय। थैंक यू वेरी मच।